रविवार 2 मार्च 2025 को चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई की ओर से मृणालताई हाल केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट गोरेगांव में अशोक मिश्र लिखित हास्य व्यंग्य नाटक रासबिहारी टिकट कलेक्टर का सफल मंचन। यादों में फिल्मकार श्याम बेनेगल पर विशेष चर्चा। पत्रकार शामी एम इरफान की रिपोर्ट। में बस एक ही बात आती है, बेचारा किसी। और याद आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राजा, तब से अभी तक चला ही आ रहा है, बल्कि बद से बदतर होता जा रहा है। आज जो रेल की दुर्दशा है वो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई है कि कोई टिकट नहीं देता और दादागिरी करता ही है, और ऐसे एक जगह नहीं बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहुआयामी यात्रियों की दादागिरी है और एक बेचारा किसी उसमें पिसता है। और ये भी सच है कि जितना ईमानदार होगा उतनी जल्दी उसका ट्रांसफर छोटी जगह पे कर दिया जाएगा। ये हर क्षेत्र में अशोक जी को महारत हासिल है इस तरह की छुट्टी शब्दें लिखने में, और इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय, कई तरह का अभिनय, पिटता हुआ किसी यात्री परेशान कर रहे हैं, जीवन भूखा आ गए, और बहुत सारे इन्होंने अभिनय के आयाम हमें दिखाए। पहली बार जो इन्होंने कही कि बहुत बधाई आपको। और पहली बात इन्होंने कही कि मैं बघेली में बोल रही हूँ, तो वो तो पूरी हिंदी समझ में आ रही थी। मुझे ये लगा था कि शायद जैसा हम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं पुष्पा जी थी, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने देखा है, हमेशा आते ही रहते चेष्टा निष्ठा का पुष्पा जी थी नाम से। तो उस तरह के छोटे छोटे 1-2 मिनट के व्यंग हैं। मैं कुछ वैसी भाषा की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ये तो 80% हिंदी है। थोड़ा सा तो भाव वो ज़रूर बुंदेलखंडी और बघेली टच है उसमें, पर कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह के एकालाप नाटक होते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और देवमणि जी। जय परमात्मा जिससे निवेदन है, जब आप साथ में बैठ जाइए वैसे अभी थोड़ा सा संवाद आपसे भी करना है। अच्छा, आप लोगों ने नाटक देखा और हम सब ने अनुभव किया कि हम लोगों ने ट्रेन से यात्राएं की है, लेकिन एक टीसी को ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे नए रहस्य अशोक मिश्र जी ने आपके सामने रखे, और कामना जी का अभिनय हम सबको पसंद आया। बहुत अच्छी तैयारी थी कामना जी की। हास्य व्यंग्य नाटक रासबिहारी टिकट कलेक्टर का यूं तो ये प्रथम प्रदर्शन था, मगर अभिनेत्री कामना सिंह चंदेल की तैयारी जबरदस्त थी। उन्होंने एक टिकट कलेक्टर के जीवन के कई रोचक और रोमांचक अनुभवों को असरदार तरीके से पेश किया। वह लाजवाब था। उनके इस हुनर की सबने दिल खोलकर तारीफ की। नाटक के कुछ संवाद बड़े अच्छे और चुटीले हैं। इस हास्य व्यंग्य नाटक रासबिहारी टिकट कलेक्टर के लेखक अशोक मिश्रा से दर्शकों ने खुलकर विचार साझा किया। अगर कोई सवाल अशोक जी से पूछना है तो आप पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप देखिए, करते क्या दिखाई हमें पूछने का दिखाते हैं, कब दिखाते वो क्या करते हैं, ज़्यादा उनकी हर चीज़ क्लियर करते हैं। सिर्फ ये लिखना अपना है, फिर नाम है, क्या पता है आप किसको पिता किसको बता के उसको बताते हैं। किसी को बहुत अच्छे से नहीं होते, बहुत खराब हो नहीं, बहुत खराब अनुभव है। नहीं, इसमें भी किसी का बताया गया, कहाँ बताया नहीं, किसी का चरित्र नहीं आएंगे, सारे रिपोर्टिंग डालते हैं आप, सारे कुछ सब चलेगा। एक पक्षी आ रखा है, ध्यान से नहीं, आप सुनिए, ऐसा नहीं है।
रिश्वत लेता है, 12,000 बोलता है एक मर्द का सिंधी से, 10,000 वो हर कुछ करता है, ट्रेनों में बाकायदा सेक्सुअल शोषण भी करता है। नहीं जाना चाहते। चाहे सब कुछ से चाहे बताइए वो आप सच बताइए ना। वो आप देखिएगा, वो आप देखिएगा, किसी का ऐसी कहानी बात नहीं लिख सकता है, बात कर दो। नहीं, सिर्फ एक चीज का सारे टॉपिक खाली गलत बताया क्या आपने? तो दिमाग में सब गलत है। वो रिश्वतखोर है, बताया गया ना उसको। सारी रिश्वत चोरी करके आपने खत्म कर दिया। ठीक है, और उसमें क्या हो, सेक्स दिखाए, ये करे, संपूर्णता उसको पूरे दे दो। आप लिखिए ना, एक राइटर सब चीज नहीं लिख सकते, वो तो सोचिए। तो मेरा प्रवचन है सर, और टीवी की कहानी नहीं है, उल्लास बिहारी टीवी की कहानी है, उसके साथ ऐसा हुआ था। आप वो व्यक्तिगत हो गए लास्ट बिहारी तो व्यक्तिगत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्तिगत कहानी नहीं है। आप कोई भी कहानी लिखते व्यक्तिगत नहीं लिखते। तो एक दिया जाता है कि मतलब इसका मतलब मैंने कहानी की प्रेरणा लिखी है। प्रेरणा का मतलब होता है किसी ने इंस्पिरेशन होता है, बट मैं ज्यादा की कहानी अच्छी प्रेरणा करता हूं। प्रेरणा सबके लिए होती है, वो सबको की तलाश करेगी ना। आप राजगढ़ सबको तलाश, सारे चीज की तलाश, खाली एक तो तलाश होगा। एक मूवी लिखी भाई तुम्हें भाई मैं एक बार कहा भाई बंद दीजिएगा या फिर क्योंकि एक कहानी का के तौर से मैं आपको जैसा लगा आपने बोला, मैं उसका सम्मान करता हूं। जी। सब कुछ करते हैं। नहीं, करप्शन वाला पार्ट है उसमें, रिश्वत लेता है वो, वो तो आपने कहानी को सुधार जाएगा ना। नहीं, या तो कोई लगाया जाएगा ये तो कोई भी राइटर एक पक्ष कोई बात को लेके चलता है ना। जैसे वो द्विवेदी जी उसके जो रिटायर हो रहे हैं, उससे कहता है कि मेरे को बताइए कि फेस्टिव सीजन में एक बात का कितना पैसा ऐंठा जा सकता है। तो उसको ज्ञान देते हैं द्विवेदी जी बकायदा कि साइकोलॉजी को समझना पड़ता है टीसी पब्लिक की। तो आप ध्यान से सुनिए ना, पूरा काफी कुछ है। अगर आप कहते हैं कि उसमें सेक्स भी दिखाइए, शराब भी दिखाइए, वो हमारा पर्पज नहीं है। कितना व्यक्तित्व दिखाए, कितना व्यक्तित्व दिखाए, ऐसा नहीं होगा कोई भी कहानी में, किसी कहानी में ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई ना कोई कहानी में आपका ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, तो बड़ी होता है कहानीकार का ही दुनिया होगी, वो रस्ता है। अब उसने कहा था, मैं आप कहिए कि उसने कहा था मैं सैनिक जो सेक्स भी करते हैं, मारते वो भी नहीं था चंद्र या कफन में उन लोगों ने शराब कर पीते हैं, सेक्स क्यों नहीं करते? उसने कहा था कि दूध भी कुछ भी आप बात उसने करते कहा था कि दूध ये है सारी एक ही लाइन है। ये भी एक लाइन है, उसको भी समझिए ना। उसमें आप एक लाइन ढूंढ लेते, इसमें नहीं ढूंढना है। चलिए आगे और किसी का टिप्पणी लाए तो बोलो। जी, और कुछ सबसे पहले सुंदर नाटक की लेखन दिग्गजों को सभी को बधाई और अभिनेत्री 40 मिनट तक मंच को अपने नियंत्रण में लेना ये प्रूव करता है कि स्क्रीन एक्टर ऑफ मीडिया है। रही बात कहानी की, तो कहानी की जो सीमाएं हैं या स्क्रिप्ट की जो सीमाएं होती हैं वो स्क्रिप्ट के साथ पूरा न्याय करती है। कैरेक्टर जो है हम सब कुछ एक ही कैरेक्टर के माध्यम से नहीं दिखा सकते, सीमाएं होती हैं। आपने कहा ये ना दिखाया वो ना दिखाया, आप किसी कहानी में देख लो, आप या नाटक देख लो, फिल्म देख लो, आपको पूरा नहीं लगेगा, बाहर निकलते लगता है कुछ समझ रहेगा। बट ये तो अपना मार्क है ना, जो लिमिटेशन है वो उस पर ध्यान दीजिए। आप ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया, जो आपने देखा उससे क्या इंस्पायर्ड हुए, क्या देखा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक पास दिखाया ठीक है, सारे पीसी खराब नहीं होते, सारे पीसी अच्छे भी नहीं होते, दोनों का मिश्रण है ये। इसमें बहुत ज़्यादा आप स्कोप ढूंढेंगे और लिमिट ढूंढेंगे तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है राइटर के लिए भी, एक्टर के लिए भी। और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत नाटक है, थोड़ा विस्तार दिया जा सकता है इसको। और एक ही कैरेक्टर एक्ट को एक कैरेक्टर सीमाएँ बनना है कि लेखन के साथ है, अभिनय के साथ है। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा, प्रस्तुति लगी। अभी निकालने के बाद तो भाई लोग तो 100 करोड़ की फिल्में फ्लॉप करके निकल जाते हैं, बारे बकवास बनाया है। बाहर निकलते लोग 100 रुपये की टिकट लेते हैं और 200 करोड़ की मूवी, 500 करोड़ की मूवी को फ्लॉप करके निकल जाते हैं। हम यहाँ होते नहीं बोलते हैं,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो बोलते हैं ना, बोलने की आज़ादी, ओके, बट ओवरऑल आज परफॉर्मेंस लिमिट पे बात करेंगे आप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले और आपको इंस्पायर करती है। लेकिन क्या मेहनत करता भाई अभिनेत्री ने, देखिए आप क्या रेंज दिखाया उन्होंने, एक ही कैरेक्टर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वो दिखा नहीं स्टाइल प्रेजेंट करिए क्या है। थैंक यू। जब ये मैं प्ले देख रही थी तो राज बिहारी जो टीवी है उसकी जगह पे मैं खुद को इमेजिन करने लगी, नॉट एज अ टीवी बट एज अ सिंपल वर्किंग प्रोफेशनल, कि कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे अंत में हड़ताल पड़ती है, तो एक कॉमन मैन होने के नाते एंड में खुद को संगठित गलती नहीं की, मैंने ये नहीं समझा, मैंने वो नहीं समझा, तो डिफरेंट जो आस्पेक्ट्स दिखाए गए स्लॉट्स की, किस किस तरीके की सिचुएशन होते हैं, ये पैरेलल्स हमारी लाइफ में भी होते हैं। घर में कभी शादी होती है, कभी जन्म होता है, कभी मुंडन होता है, कभी किसी का मृत्यु का आयोजन वो सब होता है, उसमें जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको ही सब एक साथ कुछ ना कुछ कोई एक पकड़ा पकड़ के फंसा देते हैं लोग। तो वो जो पकड़ा है ना, जो फील किया अक्सर अच्छा आदमी जो फंसता है बार बार और खुद को ही दोष देता है, वो बेचारगी महसूस कर रही थी मैं राज बिहारी में। मतलब देख के मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसको डेवलप किया गया। हम जो खुद को हमेशा दोष देते हैं वो हम बुरे नहीं होते, इसलिए हम अपने आप को दोष देते हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए दोष खुद को दे करके चुप हो जाते हैं। और किसी में कोई सवाल है? उषा जी। बातें हो गई हैं जिस भी एक प्रस्तुति में और एक ही व्यक्ति जब कई किरदार देखा है तो सबको समेटना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज जो सर आप कर रहे थे और हमारी नज़र में अगर आप देखें तो किसी का बहुत बुरा, क्योंकि बिना टिकट के अब तो स्थितियाँ हो गई नहीं होता है, बिना टिकट के यात्रा करने पर किसी को आता है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है और मुझे लगता है उस दूसरे पहलू को दिखा है कि वो भी जिंदगी की सबकी बेचारी उसके सामने भी आ गई। तो मुझे उसकी अच्छी लगी क्योंकि इसको बहुत बढ़ाया नहीं जा सकता। बढ़ाने का मतलब है कि पूरा 3 घंटे का 2 घंटे का नाटक किया जाए और कई चरित्र होता है। नहीं पर अभिनय का कहीं भी कुछ नहीं मिला, अभिनय जिस तरीके से दिखा गया उसको अच्छी तरह से बिल्कुल मानूँ, लेकिन मैं तो उसके कथानक में या कथानक इनकम मैं कथानक की बात करूँ सर, एक काव्य नाटक जब लिखा जाता है तो कितने आस्पेक्ट उसमें लिखा है, एक समय होता है। प्रदीप जी प्लीज, अब ये बात हो गई, गांधी जी पर 100 घंटे की भी फिल्म बन सकती थी, लेकिन जो है एडिट बना ने मतलब 2.5 घंटे की फिल्म बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी चरित्र को क्रिएट करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं मुकेश गौतम, वो भी हाथ से कभी है, ट्रेन में भी जो है ना हंसी मजाक में वो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं पीटे, है ना। तो ये करेक्टर क्रिएट किया अशोक जी ने, और उस करेक्टर को एक जो पुरुष करेक्टर है उसको एक महिला ने बहुत अच्छी तरह से आपके सामने पेश किया। और नाटक ऐसी विधा है, हम सब जानते हैं कि हर प्रदर्शन के बाद उसमें निखार आता जाता है। तो जहाँ इसके 10 प्रदर्शन हो जाएंगे, पहले प्रदर्शन में इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर 10 जब हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो किस ऊंचाई पर चला जाएगा। पहला शो है ये पहला शो उस हिसाब से जो है अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा, सराहा, एक कलाकार के लिए, लेखक के लिए बहुत अच्छी बात है। और कामना जी ने अभिनय भी किया, इसका निर्देशन भी किया, तो इन्होंने अच्छी तरह निभाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये नाटक जो है बहुत सारी जगहों पे देखा और पसंद किया जाएगा। तो अभी हम बोलिएगा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा लेखक और अभिनय का दोनों का, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और मैं ये चीज़
गौर किया हो कि बहुत सारी चीज़ें सबने जो लिखा है वो नेचुरल है, बहुत सारी चीज़ें रियल है जो कनेक्ट करता है। तो इसलिए अभिनय के लिए और लेखक के लिए एक बार जोरदार तालियां। लेकिन भीड़ की दादागिरी दिखाई और उसमें जो है ना कई करेक्टर आते हैं, तो उसमें जो बातचीत की शैली है, सभी चरित्रों में कामना जी ने अलग अलग स्टाइल अपनाई। तो इतनी सारी स्टाइल को अडाप्ट करना, उसे पेश करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा किया काम। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप ना ये देखिए, इन्होंने पहली बार यहाँ किया और माहौल क्या है इनके लिए, 4 कुर्सियाँ पीछे, आप इसी नाटक को और एकाकी को मंच सज्जा जहाँ की लाइट्स हो, पीछे ट्रेन की वो दिखाई दे, आधा तो माहौल वैसे ही बन जाता है। उन्होंने बिना किसी सहयोग के इतना अपना हाव भाव अच्छे दिए, अपना रूप जहाँ डरना है वहाँ डरना है, जहाँ गिरना है जो वो पहला ही से इतना प्रभावित कर जो देख के यहाँ पर आई और एक लड़की एक उनका वो निभा बहुत बढ़िया है, जो कि वो भी प्रशंसा कर रहे हैं। और जहाँ तक कथानक की आप बात कर रहे हैं, यही अगर 3 घंटे की फिल्म में होता तो सहयोगी कैरेक्टर साथ चलते हैं, तब आप और कैरेक्टर्स भी ला सकते हैं, तब आप और पहलू भी दिखा सकते हैं। तो जितनी सीमित परिधि थी, जितना सीमित समय था, उसमें बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बढ़िया है। मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ। तो आप सबकी सुंदर प्रतिक्रिया के लिए आप सबको धन्यवाद। नाट्य प्रस्तुति के बाद हाल ही में दिवंगत फिल्मकार श्याम बेनेगल को याद किया गया और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान पर चर्चा की गई। देखिए 2 महीना पहले श्याम बेनेगल जी का निधन हुआ और कुछ ऐसा संयोग रहा कि हम उन पर कोई चर्चा अभी तक नहीं कर पाए। और अशोक मिश्र जी ये बहुत करीबी रहे हैं उनके, और हमारे दोस्त अजय परमात्मा जी भी, उन्होंने भी कई बार उनकी अच्छी बातचीत की है उनसे, उनके साथ में। और ये जो माना जाता है कि खास तौर से समझिए कि सन 70 के बाद में जो निर्देशक फिल्मकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छा समृद्ध किया, उसमें श्याम बेनेगल जी का जो है बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और अभी थोड़ी देर में अशोक जी से भाषा के बारे में बात करेंगे। और एक बार मैं उनसे मिला था उनके ऑफिस में, तो मैंने उनसे कहा, एक लाइन लिखनी थी कि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख दीजिए। तो बेनेगल जी ने कहा कि पंडित जी मैं हिंदी लिख नहीं सकता। तो मैंने कहा कि आप बोलते बहुत अच्छा है। बोले कि जो है बोलने की आदत पड़ गई है। तो बोले कि मैं भाषा को भी, बोलियों को भी समझ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, लेकिन लिखने की आदत कभी नहीं रही। तो वो लिख नहीं पाते थे, लेकिन वो बुंदेलखंडी भी समझते थे, अवधी भी समझते थे, जो है भोजपुरी भी समझते थे, हिंदी तो समझते ही थे। तो ये जो उनकी यहाँ पे प्रभात चित्र मंडल है फिल्म सोसाइटी, तो मैं ज़माने में उसका मेंबर था। तो वो लोग जो है साल में एक बार बेनेगल जी की सारी फिल्में दिखाते थे। तो मैंने भी सारी फिल्में देखी। तो हमारे साथ में सुधा जी बैठी हुई है, आप जानते हैं बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, लेकिन ये जो है फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख चुकी है और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी भी रखती हैं। जो फिल्में श्याम बेनेगल जी की आई, हमको निशान, भूमिका वगैरह, तो सुधा जी को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब भारतीय सिनेमा में बेनेगल जी का जो योगदान है कैसे देखेंगे? भारतीय सिनेमा में बेनेगल जी को तो हम समांतर सिनेमा का पुरोधा मानते हैं। उनसे ही समांतर सिनेमा की शुरुआत हुई। जो पहली उनकी फिल्म आई थी अंकुर, और उसके बाद ही श्रृंखला में जो फिल्में आती चली गई, आज फिल्म अंकुर, भूमि
उनका मंथन विशांत सारी ये 4-5 फिल्मों का मतलब उन्होंने बिल्कुल सिनेमा का जैसे कहते हैं काया पलट कर दिया। इस तरह का सिनेमा हमारे यहाँ उतना था नहीं जो श्याम बेनेगल जी लेकर आए। और ये सचमुच हैरानी की बात है कि हिंदी उनको नहीं आती थी, जबकि उन्होंने सभी बोलियों में मंथन उतना नहीं आता था। तो और इसमें मुझे लगता है कि उनकी जो सोच थी उसमें बहुत बड़ा उन्होंने ऐसे ही लोगों को चुना जो उनकी सोच के साथ मिलान रखते थे। जैसे उनके सारे पटकथा लेखक और स्क्रिप्ट राइटर सब प्रगतिशील सोच के थे और उस तरह के मुद्दों में यकीन रखते थे। जैसे अशोक मिश्रा जी ने भी जो फिल्में उनके लिए लिखी, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा और समर फिल्म, उनकी फिल्मों पर तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, घंटों तक। हम लोग तब IIT में थे और हमने उनकी शुरुआती फिल्मों पर दृश्य एक दृश्य के साथ उनसे बातचीत की थी। फिल्म की बात चलती थी तो वहाँ पर उनकी फिल्में दिखाई गई थी। और श्याम बेनेगल खुद भी आया करते थे वहाँ IIT में। मंथन तो अभी फिर से उसको मंथन की पूरी फिल्म को ही रिस्टोर किया और वो फिर से अभी हमने हॉल में जाकर देखी। तो बड़े स्क्रीन पर उनकी फिल्मों को देखना और वो फिल्म जो जिसने सिनेमा में एक इतिहास रच दिया कि जो मिल्क कोऑपरेटिव के लोग थे जो वहाँ के गाँव के, उन्होंने 1-1 रुपया डोनेट करके और उस फिल्म के लिए इकट्ठा किया था। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी। और स्मिता पाटिल भी, उन्होंने स्मिता पाटिल के बारे में बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि उनको जो शुरू की अपनी फिल्मों से जो मिला था वो पैसा मिला था उनको, वो सारा उन्होंने अकोला के विमेन सेंटर को दे दिया था। अकोला में एक विमेन सेंटर बनाया था अरुणा गुप्ते और अरुणा बुरान उन लोगों ने, तो उन्होंने उसको उसके शुरुआत में तो सभी बहुत अच्छे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। ये पूरी टीम थी और उसका श्रेय तो श्याम बेनेगल जी को ही जाता है कि उन्होंने ऐसी थीम पर फिल्में बनाई। ऐसा एक पूरा जो दर्शक समूह है उसकी मानसिकता को बदलने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और तो अशोक जी हमें ज़्यादा बता सकते हैं उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी इस सिलसिले को आप आगे बढ़ाइए। देखिए, मैंने श्याम बाबू के साथ करीब 35 साल काम किया है। 35 साल का साथ है मेरा। तो अगर मैं पूरा बताने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे वो लीड बाई एग्जाम्पल, लीडिंग बाई एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल बनते थे पहले, मिसाल कायम करते थे खुद। उनको देख के अपने आप लोग ये नहीं कहते थे कि देखो मैं मिसाल हूँ। जैसे अनुसार टाइम की पाबंदी, तो वो टाइम पे आते थे, तो सब लोग टाइम पे आते थे। ये कहते नहीं थे कि टाइम पे आओ। हर चीज में ये था बेहद सरल सहज आदमी, किसी से दुश्मनी नहीं। मतलब इस दुश्मनी भरे समाज में यहाँ हर आदमी दुश्मनी बढ़ती जा रही है, मैंने देखा उनका कोई दुश्मन नहीं था मेरी जानकारी। ये कितनी बड़ी बात है। कोई किसी ने उनका बुरा भी किया तो उसका बुरा नहीं मानते थे, कहते थे ठीक है उसका फितरत है, वो आदमी ऐसा होगा तो ऐसा किया, मुझे उसका जवाब नहीं देना। एक तो ये बड़ी खूबी थी। दूसरी वो शान शौकत से बड़े दूर रहने वाले आदमी थे। उनके पास एक पुरानी सी फिएट कार थी जिसको वो वर्षों चला रहे थे। उनकी जुबेदा या कुछ हिट हो गई, मैंने कहा
खरीद लीजिए, आप इसी कार से बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, कार तो थोड़ा खरीद लीजिए। बोले अशोक, मेरे लिए कार जो है ना वो सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने का एक साधन है, बस मेरी प्रतिष्ठा का साधन नहीं है। मुझे लोग मेरी कार की वजह से याद नहीं रखेंगे दुनिया में, मुझे मैं क्या हूँ, मेरा काम क्या है इसकी वजह से याद रखेंगे। कभी उन्होंने कार बदलना ऐसा करते हैं ना, मर्सिडीज खरीद लिया उसने, अच्छा कौन सी कार है इसके पास, अरे कार नहीं, इस सबसे बड़े ऊपर थे। और बाद में उन्होंने क्या कार खरीदी, जब वो कार बिल्कुल ही खराब हो गई तो एर्टिगा ऐसे एक कार आती है वो खरीदी। ये नहीं कि मर्सिडीज खरीद ले या कोई और बड़ी कार खरीद ले, ये उनके स्वभाव में था, वो इसको बढ़ावा नहीं देते थे, इस संस्कृति को, भौतिकतावादी बाजारवादी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते थे। दूसरा वो लगनशील बहुत थे, जुनूनी बहुत थे। मतलब हम एक बार समर के रेखी के लिए जा रहे थे, और श्याम बाबू और राज पायस जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो समझ आए। तो नौतपा के दिन थे, नौतपा आप लोग समझते होंगे, 9 days ऑफ सुपर हीट, वो नौतपा के दिन थे और हम लोग भोपाल से कार से चले जा रहे थे बुंदेलखंड, इतनी धूप में। और फिर वो एक जगह कार चाय वाय के लिए रोके, तो वहाँ पे पानी की एक टंकी थी ऊंची, लोहे की सीढ़ी होती है, तो थोड़ा बदली आई, तो मैं उस पानी की टंकी में ऊपर चढ़ गया। अब मैं वहाँ से देखने लगा गांव जो हम ढूंढ रहे थे। मैंने कहा श्याम बाबू एक गांव दिख रहा है, अच्छा गांव दिख रहा है, वो आदमी और ऊपर चला है लोहे की सीढ़ी चढ़ते हुए, इतनी गर्मी में इतनी लू चल रही है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर डायरेक्टर टंकी के ऊपर चल रहा है। ये लगन, कौन डायरेक्टर एसी रूम छोड़ के बाहर जाता है, ऐसा जो नहीं आदमी, इसीलिए उनके काम में बड़ी सच्चाई, वो सच्चे इंसान थे, इसलिए उनके काम में सच्चाई है। सरल सहज इंसान थे, इसलिए उनका सिनेमा सरल सहज है। राजनीति को बहुत अच्छे से समझते थे, उनकी राजनीतिक विचारधारा बड़ी साफ थी, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऋत्विक घटक भी ये बात कहते थे कि अगर आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं है तो आप रचनाकार हो ही नहीं सकते। फिल्म क्या बनाएंगे? उनकी राजनीतिक दृष्टि बड़ी साफ थी। उन्होंने हमेशा दलित, दुखी, श्रमिक, स्त्रियों, इन सब के ऊपर फिल्म बनाई। काफी अच्छा संसार रचा सिनेमा का। उसे कोई भी मिलने जा सकता था कभी भी, नहीं तो आप किसी डायरेक्टर को सबसे मिल के दिखाइए ना, तो दरबान ही रोक देगा, असिस्टेंट रोक देगा। श्याम बाबू के यहाँ ऐसा नहीं था, अगर वो बहुत बिजी नहीं है तो वो हर किसी से मिलते थे। एक बार उनका समय भी बेकार जाता था, कई लोग ऐसे आ जाते थे जो बिल्कुल ही उनके तरह के नहीं थे, लेकिन सबसे मिलना, सबको सम्मान देना, सबकी इज्जत करना, सबको बढ़ावा देना, सबकी तारीफ करना खुले दिल से, तो बहुत कम लोगों में होता है। लोग कृपण होते हैं, प्रशंसा करते हैं, कंजूस होते हैं, वो ऐसे नहीं थे। क्रेडिट देने में बड़े उदार, बड़े परफेक्ट। मतलब मिर्जा नब्बा लिख रहे थे तो सडनली जिलानी बानू एक बड़ी राइटर है हैदराबाद, साहित्य अकेडमी अवार्ड शायद उनको मिला है। उनका पत्र आया कि जो आप फिल्म बना रहे हैं मिर्जा नब्बा, वो मेरी कहानी है, नरसिम्हा का कुआं नाम का, इसका कुआं गायब हो जाता है। श्याम बाबू ने वो कहानी में गई, मैंने पढ़ा उसको, मैंने कहा श्याम बाबू इसमें कुआं गायब होने तक है बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है कहानी। कुआं वापिस आता है, ये हम कर रहे हैं, कहानी हमारी ये है। फिर लिखना शुरू किया तो संजीव एक बड़े राइटर है हिंदी के, संजीव की हंस के संपादक भी थे बीच में, उनका पत्र आया तो मैंने एक कहानी लिखा पुलवा का पुल, उसमें एक पुल गायब हो जाता है, तो ये मेरी कहानी है।
मैंने कहा शाम बाबू ये घटना तो रोज हो रही है हिंदुस्तान में, उन्हें कागज पे बन रहे हैं और मिलते नहीं है, होते नहीं है वो, ये कोई नई घटना नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें सुनाते हैं। और रही इसी की बात, तो तेनालीराम की एक कहानी है, उसने एक तालाब बनवाया था जो कागजों में बना था। तो किसकी कहानी हुई? तेनालीराम की हुई या संजीव की हुई या जिलानी बाबू की हुई या जयंत कृपलानी की हुई? मैंने कहा मैंने जैसा लिखा है उसमें एक शब्द न संजीव का है न जिलानी बाबू का है, न एक भी चरित्र वैसे है, न एक भी सीन है वैसा। सिर्फ समानता ये है कि कुआं गायब हुआ, ये तो तेनालीराम के यहाँ में तालाब गायब हुआ था, कौन गायब हुआ संजीव की कहानी में? देखिए वो आदमी इतना बड़ा और इतना ईमानदार आदमी था श्याम विजय कि उसने तीनों राइटर का नाम दिया। जयंत कृपलानी का भी नाम है उसमें, का भी नाम है, जिलानी बाबू का भी, संजीव का भी, कहानी करके, और सबको पेमेंट किया। तो आसानी से वो छूट सकते थे कि नहीं ये तो तेनालीराम की कहानी, लेकिन नहीं, वो राइटर की इज्जत करने वाला आदमी, राइटर को समझता था। और हिंदी साहित्य में कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ नहीं सकते थे, तो हिंदी समझते वो कमाल के थे। बहुत सारे शब्द उनको मालूम थे जो मुझे नहीं मालूम थे। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी के विन्यास से फिल्म बनाना, कमाल से फिल्म बनाना, ये वही कर सकते। भारत एक खोज बनाया हमने, जिसमें वहाँ जहाँ से मैं उनके साथ जुड़ा था, भारत एक खोज से, तो मैं पहली बार उनसे देखी कैसे होते हैं बड़े लोग, महान लोग कैसे होते हैं। वो नहीं रहे इसलिए मैं महान शब्द कह रहा हूँ, अगर उनके सामने मैं उनको महान कर देता तो बहुत डांटते मेरे, तो महान का गलत उपयोग मत किया। आजकल तो महान किसी को भी कह देते, मुझे भी महान कह देते हैं कई बार, बड़े महान राइटर है, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। महान बहुत बड़ी चीज होती है, तो कितने महान थे कि मैं पहले दिन उसे मिलने गया काम के लिए, और मैंने बताया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ और मेरी किताब छपी नाटक की, और मैं कुछ यहाँ डायरेक्टर बनने आया हूँ और राइटिंग भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले राइटिंग कीजिए आप, और एक स्क्रिप्ट निकाल के मुझे दी जो अंग्रेजी में थी, कहा इसमें मुझे डायलॉग लिख के लाइए आप कल 10 बजे। मैं चला आया, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब थी, मैं डर गया देख के, अरे यार कैसे करूँगा मैं इसको, लेकिन मुझे काम करना था उनके साथ। तो मैं एक डिक्शनरी खरीद लाया और हर शब्द का मीनिंग देख देख के मैं उसमें लिखता गया, और सब कुछ जोड़ के मैं कहा रही गुरुभंगम ड्रामा भास का NSD में हम लोग को पढ़ाया गया था। फिर मैंने उसको लिख लिया, सुनाया अगले दिन जाके, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बहुत पोएटिक लिख दिया, लय में, मैं अंधा ले लिया था मैंने, उस लय में लिख दिया। मैं चाहता हूँ ये रियलिस्टिक हो, बातचीत जैसे करते हैं हम लोग सिपाही वैसे बातचीत। फिर उन्होंने मुझे एक रोमन फिल्म दिखाई, देखो इसमें सैनिक कैसे बात करते हैं, ऐसा मुझे चाहिए, आप ऐसा करते हो। मैं कहा ठीक है मैं कर दूँगा, ये तो बड़ा वो नहीं है। फिर मैं चलने लगा, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि मेरा पहला काम था, जरा सा इधर उधर हो तो निकाल दिया जाऊँगा, इधर भी रहता है। फिर भी हिम्मत जुटाया मैंने, कहा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। बोलो बोलो बोलो। मैं कहा सर ये गुरुभंगम नाटक है और ये महाकवि भास का लिखा हुआ है, तो इसमें कविता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि महाकवि का लिखा हुआ है। उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा ठीक है आपने बिल्कुल ठीक दिखाया, कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं। ये आदमी दूसरे की बात सुनता नहीं, अड़ता नहीं कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए। ईगो नहीं था उनको बिल्कुल भी, ईगो बिल्कुल भी किसी आदमी का नहीं होना। कोई भी उसे आराम से झगड़ सकता था, वो कभी गुस्से से जवाब नहीं देता, गुस्सा नहीं आता था उनको। इससे तो पुरुषों को ही हो सकता है गुस्सा नहीं आना आज के ज़माने में। सबको बड़ा आशीर्वाद मिला, मैंने उनके साथ 3 फिल्में लिखी लगातार, समर, वेलकम टू सज्जनपुर, बेड़गना, और मैंने देखा कि यार उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, यहाँ पर मैंने कहा
इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करना चाहिए। मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मैं बिना ह्यूमर के कुछ ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकता। मैं लिखता भी तो उसमें ह्यूमर होता है, सटायर होता है, जैसे राज बिहारी के करेक्टर या बाकी मेरी फिल्म में। मैंने कहा इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करना चाहिए। तो वेलकम टू सज्जन को मैंने लिखा, पहले समर लिखा, जो दलित अत्याचार में कहानी थी, बड़ी दुख भरी। मैंने कहा श्याम बाबू इतनी दुख भरी कहानी कौन देखेगा, और दलितों पे अत्याचार तो होते ही रहते हैं, कौन देखना चाहेगा। तो मैं कहा इसको सर मैं हंसते हंसाते कहूँ तो आपको बुरा लगेगा क्या? बोले नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत लाइटर वे में लीजिए, कहाँ विषय की गंभीरता कम नहीं होनी चाहिए। दलित अत्याचार की घटना सीरियस प्रॉब्लम है, मैं कहा वो नहीं होगी। मैं हंसते हंसाते लिखा, पूरी फिल्म समर वैसे ही है। अनफॉर्चुनेटली श्याम बाबू की इकलौती वो ऐसी फिल्म है जो रिलीज नहीं हो पाई। उसको बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, मुझे बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड मिला, तभी श्याम बाबू की कृपा, मगर वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई मालूम नहीं। हाँ समर 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 नहीं, ये समर जो थी जब ये बनाना था तो श्याम बाबू ने कहा मुझे समाज कल्याण मंत्रालय से मेनका गांधी ने प्रपोज किया है मुझे कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए। मैंने उनसे कहा मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा इसके ऊपर दलित प्रॉब्लम पे। तो तुम्हारे पास कोई कहानी है क्या अशोक दलित की? कोई कहानी सुना दलित अत्याचार पे? तो मैंने कहा श्याम बाबू आपने मुझे कुछ केस स्टडी पढ़ने को दिया था हर्ष मंदर की। हर्ष मंदर IAS ऑफिसर थे, हैं भी, जिन पर IAS नहीं नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका केस स्टडी है, उसमें 2 घटनाएं मुझे अपील करती हैं। एक छत्तीसगढ़ में जिसमें एक दलित मंदिर में घुसरा था तो उसको बहुत पीटा गया था और निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, और दूसरी सागर के पास कुल गाँव में एक घटना हुई थी जिसमें एक दलित लोगों ने हैंडपंप अपने दलित बस्ती में लगवा लिया था, जिसकी वजह से सरपंच दोधी ठाकुर ने भरी पंचायत में उस दलित के सिर पे पेशाब किया था। ये 2 घटनाएं मुझे बड़ी वो कर बोले हाँ ये बहुत अच्छी घटना है, इस पर आप लिखिए। तो उस पर अपने समर दोनों को मिला के समर फिल्म लिखी, बड़ी कमाल की फिल्म थी और दलित विमर्श में एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है श्याम बाबू की, जो विदेशों में बहुत दिखाई गई, देश के कई हिस्सों में दिखाई गई, कई जगह विदेशों में कोर्स में है, फिल्म स्कूल्स में। ये नहीं है ना, उसका दबा दिया गया फिल्म सोसाइटीज के पास है, मैंने भी फिल्म सोसाइटी में नहीं, यूट्यूब में भी नहीं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का ना, एक कमाल के डायरेक्टर की एक कमाल की फिल्म नहीं है। तो फिर लंदन में कोई है आर्काइव, वहाँ है बोलने का अच्छा प्लेट, तो हम लोग लगे लंदन से उसका कॉपी मंगवाए, कभी मैं जाऊँगा लंदन तो ये काम करूँगा, ये क्या होगा। ये देखिए दुर्भाग्य हमारे देश का। तो श्याम बाबू को मेरा बहुत बहुत सलाम। और अभी निधन से 2-3 महीने पहले उनका फोन आया मेरे पास, अशोक मिलने आओ। मैं गया, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, दुबले हो गए, और मैं कहा श्याम बाबू कैसे है? बोले ठीक है, शरीर है, बीमार, डायलिसिस होता है मेरा, वीक में 2 दिन, किडनी उनकी खराब हो गई थी। तो मैं और बताइए श्याम बाबू कि यार एक फिल्म बनाना है मुझे, तुम लिखोगे क्या? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपकी फिल्म लिखूँगा। मगर आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं नहीं मैं कर लूँगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना कि मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ, शूटिंग जहाँ हो रही है डायरेक्ट कर सकता हूँ। उस आदमी के काम करने की लालसा देखिए, और क्या है अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मगर ठीक है श्याम, वो फिल्म करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बोले ठीक है, मैं प्रोड्यूसर दिल्ली का है, वो आने वाला है, मीटिंग करते हैं और फिर शुरू करते हैं।
अब देखिए ना, वीक में 2 दिन डायलिसिस हो रही है। हमारे तो एक आधा दिन भी डायलिसिस हो जा रहा है तो हम तो डर जा रहे हो, भैया मैं तो गया, बचाओ मुझे। उस आदमी को देखिए, हमेशा मैंने उनको संघर्ष करते देखा, कभी ऐसा नहीं देखा कि इफरात पैसा हो गया। और खूब अच्छे से आराम से ऐशो आराम से काम कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड बजट में काम करने वाला लगता है। एकदम छोटी छोटी फिल्में बनाते थे, कभी कमर्शियल फिल्म के जबड़े में नहीं फंसे हो। तो शादी की बात चल रही है तो मुझे अपने देखने के लिए याद आ लखनऊ के, तो लखनऊ के पास मलियाबाद एक जगह है जहाँ पे हमने जुनून फिल्म की शूटिंग की, जी जी जिसमें शशि कपूर प्रोड्यूसर, जी 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 सिद्दीक शाह और नफीसा अली जी और शाहबाज आजमी जी। तो थिएटर में करने करता मुझे बहुत शौक था। मैंने शादी की सारी फिल्में देखी, जो भी जितनी फिल्में बनाते हैं बहुत बढ़िया उनके काम को थिएटर से बना होता है। फिल्म की देखने की पूरी इच्छा होती है, तो मैं देखी है लखनऊ से मलियाबाद भाग के जाता था बस बैठ करके, वहाँ जाके क्राउड जैसे नहीं होता था, क्राउड में आगे बैठता था, सारी शूटिंग देखता था उनके शॉट कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी स्किल उनके देखिए काम करता देखा, और ईजी पब्लिक में वो फ्री होकर काम करते थे और बहुत ही शांत। तो उनके साथ उस टाइम ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी, कलर फिल्में दो नहीं थे कर रहे, तो ब्लैक एंड वाइट फोटो में उनके साथ में खिंचवाया, शौक के शाम के साथ और शिशु के साथ में दिखाया। फिर जब मैं बॉम्बे आया जमाना जो काफ़ी ऐसे बाद मैं आया तो मैं मिलने गया उनके ऑफिस, तो पता लगा कि मुझे समझा कि सरकार को सीधा ऑफिस पहुँचा, टारगेट वहाँ पे बाबा सेंटर से उतर के ऐसे ऐसे काम किया। तो जैसे जाके बोला कि मेरे साथ मिला, तुरंत उन्होंने ज्वाइन कराया। सामने में बैठ के बात इतने सरल और वहाँ की मैंने अपना लेके मैं फोटो को दिखाया कि खुश हो गया। एक मैं और मजेदार घटना आपको बताता हूँ। अभी हंस एक मैगजीन आती है, उसमें मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा है, आप मेरे घर पे लिखा है मैंने। एक बार समर की शूटिंग में हम लोग एक होटल में ठहरे थे सागर में, और हाँ सागर में समर की शूटिंग के लिए हम लोग ठहरे थे एक होटल में। तो शाम को हम लोग मेकअप के बाद उनके कमरे में जाके बैठते थे और हम लोग ड्रिंक करते थे। शाम बाबू अधिक से अधिक 2 पैक ड्रिंक करते थे, कभी बहुत ज़्यादा जोर भी दो, कभी वो 2 पैक से ज़्यादा पीते ही नहीं थे। बहुत डिसिप्लिन आदमी था, अंग्रेजों जैसे। 2 पैक पीना मतलब 2 पैक, शाम को एक और नहीं मतलब नहीं। तो खैर हम सब ड्रिंक कर रहे थे और अगले दिन क्या शूट करना रनिंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए अपने अपने रूम में। सवेरे सेट पे जब हम लोग आए तो शाम को मेरे पास आए, उन्होंने एक साफ सुथरा तय किया हुआ रुमाल मुझे दिया। अशोक, कल ये रुमाल सर्दी से भरा हुआ, नजले से भरा हुआ तुम मेरे रूम में छोड़ आए थे, मैं इसको धो के सुखा के तुमको वापस करूँगा। मैंने कहा साहब बाबू मुझे तो सर्दी हुई नहीं है और मैं रुमाल भी नहीं रखता, ये मेरा रुमाल नहीं है। तो बोले अरे तो फिर किसी और रवि का तो नहीं, रवि शांकर से पूछो, असीम सिन्हा से पूछो, जिसका उनको दे दो। देखिए एक आदमी किसी जगह से आप लोग नजला जिसमें हम लोग को भिड़ा आया, उसको देख कर चिल्लाया कि कौन नालायक था जो छोड़ गया। अब ऐसा कौन करेगा, तो वो मिसाल बनते थे। मिसाल कायम करना बड़ी चीज होती है, बिना उपदेश दिए, बिना कुछ किए। ये सब बातें याद रह जाती है महान आदमी, इसीलिए उनका सिनेमा महान है। लास्ट में मिले थे तो आपको बताया कि फिल्म बनाना है, तो क्या सब्जेक्ट था? और सब्जेक्ट था विकास के ऊपर, विकास डेवलपमेंट हो रहा है इसके ऊपर विषय था। श्याम बाबू की क्या आदत है, ये सचिन रे का भी था। सचिन रे ने अपनी पहली फिल्म गवर्नमेंट की फंडेड फिल्म थी, बातें पंचायत। उनके बाद पैसा लेकर फिल्म बनाना था, उनको क्या करें। तो एक इधर उनका दोस्त था, उन्होंने कहा चल मैं तेरे को मिलवाता हूँ और उसे तू बात कर, तू कहना तू गवर्नमेंट के प्रचार के लिए फिल्म बनाना चाहते हो सामंतवाद के खिलाफ। ये गया उन्होंने कहा कि मैं सामंतवाद के खिलाफ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा हाँ जरूर नहीं, और फंड कर दिया 3 लाख रुपए, उस समय 3 लाख रुपए हो गया। तो उन्होंने पाथेर पांचाली बनाई। हाँ, ये जो तरीका था, क्योंकि और कहीं से पैसा नहीं मिलता, अच्छा काम करना चाहो आप तो ना, कहीं कहीं से झुकाना पड़ता है। ऐसे श्याम बाबू का, श्याम बाबू इधर उधर से फंड जुटाते थे, कभी गवर्नमेंट से, कभी NMDC से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, और फिल्में बनाते। सच्चाई के काम करते हैं, फिल्म भी करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार से पैसा लिया और सरकार का प्रचार करना है, ऐसा नहीं करते। एक सार्थक फिल्म बनाते हैं जिसका महत्व हो। श्याम बाबू नायडू की सारी फिल्में ऐसी, जैसे वेलकम टू सज्जनपुर शिक्षा पे है कि शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों का शोषण कैसे करते हैं। बेल्डरअब्बा करप्शन के ऊपर है, भ्रष्टाचार के ऊपर एक कहानी है। समर दलित अत्याचार पे, भूमिका स्त्री के शोषण की कहानी है, स्त्री की दास्तान है। तो इसलिए मतलब मैं क्या कहूँ श्याम बाबू के बारे में, तो मैं तो 10 किताबें भी लिख सकता हूँ उनके बारे में, इतना मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ। देखिए ट्रेन पे जाना उनके साथ, ट्रेन का सफ़र करना। एक बार हम अमरावती कथाएं शूट कर रहे थे गुंटूर जिले में, वो भी भयानक है, और हम लौट रहे थे कार से, अचानक एक बछड़ा कार के सामने आ गया और टकरा गया। अब पूरे गांव वाले घेर लिए, मारो मारो सब। मैं था, श्याम बाबू थे और ड्राइवर था, और वो तेलुगु में बात करते थे, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये नहीं है। ड्राइवर थोड़ा बहुत तेलुगु जानता था, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे ना, उनको मालूम था कि ये श्याम देने का कुछ ही कहा है, गालियाँ दे रहे हैं, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको कन्विंस करा के हमने वहाँ से बचे हैं। ऐसे ऐसे मुश्किलों में काम करने वाला डायरेक्टर कहाँ मिलते हैं ऐसे? हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कभी सेट पे उनको मैंने किसी को डांटते नहीं देखा, डांटते भी तो प्यार वाली डांट होती थी। तेरे को निकाल दूंगा मैं, कल से तुम मत आना, हाँ परसों से आ जाना। ऐसा करके उसको खुश भी करना चाहते थे। और हर आदमी को ऐसे ट्यून करते थे, जैसे सितार में कोई से वादक ट्यून करता है ना तार, वैसे सबको ट्यून करते थे। स्टार नहीं होता था सिनेमा। रेखा भी आती थी तो बहुत ही सामान्य, या करिश्मा कपूर और या स्पॉट बॉय, सबको लगता था कि ये उनकी फिल्म है, किसी एक की फिल्म नहीं है। श्याम बेनेगल की फिल्म में ऐसा नहीं लगता था मेरी फिल्म है। स्पॉट बॉय को भी लगता था मेरी फिल्म है। सब लोग फिर उसको बढ़िया बनाने में लग जाते थे। मेरे से कहते थे अशोक, मैं अगर डायरेक्शन अच्छा करूँगा तो मेरा नाम आएगा डायरेक्शन बहुत अच्छा था। तुम अगर राइटिंग अच्छी करोगे तो तुम्हारा नाम आएगा राइटर बहुत अच्छा था। सिनेमाटोग्राफर, एडिटर जो भी अच्छा काम करेंगे उनका नाम आएगा कि वो अच्छे हैं। मैं खराब काम करूँगा तो मेरा नाम ही नहीं आएगा। तो सब लोग अच्छा काम करो, तो सब लोग अच्छा काम करते हैं। और जब उनका निधन हुआ तो लोग सब सन्न रह गए, उनके अंतिम उसमें गए संस्कार में। मैंने 2 ही लोगों को कंधा दिया है मुंबई में। एक कैफी आदमी साहब जो मेरे फिल्म के हीरो थे, नसीम फिल्म थी जिसमें वो हीरो थे, मैंने लिखा था और सईद ने डायरेक्ट किया था। सईद अख्तर भाई कैफी आदमी साहब उसके हीरो थे। हाँ नहीं, वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड पे कहानी है, एक लड़की की और उसके दादा जान की, एक टीनेजर लड़की और उसका दादा। मुस्लिम समस्या पे मुस्लिमों को जो बाबरी मस्जिद टूटने के समय की कहानी है। बैकग्राउंड में बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा है, टीवी में खबरें आती रहती हैं, टेंशन का माहौल है, और यही भिवंडी वगैरह की कहीं कहानी है। तो श्याम बेनेगल के साथ भी ऐसे था, वो भी उनके किसी जागरूक
सुलझे हुए इंसान थे। वो कैफी आदमी साहब को मैंने कंधा दिया और शाम बाबू उनकी रखी। ये पैरालाइज थे। अब देखिए कैसे होते हैं महान लोग कैसे होते हैं, क्योंकि मैं तो सब सीख रहा था। मेरे को ना कोई से पहली फिल्म थी मेरी नसीब, और सही ने कहा कि यार जाके तुम कैफी आदमी साहब को सुनाओगे। अब मेरी उर्दू तो माशाअल्लाह है, उर्दू में मैं अच्छा नहीं, उर्दू में अच्छा नहीं है, मैं हिंदी बोलता हूँ। और कैफी आदमी साहब उर्दू के महान जानकार ज्ञानी उर्दू के लिखते थे। मेरे को बड़ा डर रहा था। सईद को उर्दू का उतना ज्ञान नहीं है, तो सईद बम्बई आया, तो सईद को तो अच्छा मैंने उर्दू शब्द इस्तेमाल किए थे उसमें, पर एक लय होता है, भाषा की लय होती है, उर्दू की एक लय, वो मुझे मिसिंग थी। खैर मैं डरते हुए गया कैफी साहब को सुनाने, पृथ्वी थिएटर के बाहर जब है वहाँ पे गया, वहाँ जाके तो वो लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, तकिया लगा हुआ था और उनको लकवा मारा हुआ था। आ गए कृष्ण जी, सुनाइए। अब मैंने डरते डरते अल्लाह का नाम लेके सुनाना शुरू किया। सुनते रहे। अच्छा उन्होंने आंख बंद कर ली सुनते सुनते। मुझे लगा कि वो सो ही गए। एक बार ऐसा होता है, मैं राकेश रोशन को सुनाने गया था तो सो गए थे बीच में। बड़ा अजीब लगा, सोचा मैं नहीं उठाऊँ, तो मैं वहाँ लिख के आ गया कि सर आप सोते रहिए, मैं जा रहा हूँ। ऐसा उन्होंने लिख के चला आया। मुझे सुन रही है तो मैंने कहा सर, बोले हाँ मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए ना, क्यों गए? ध्यान से सुन रहे थे। अभी इंटरवल के पास जब मैं पहुंचा तो मैं कहा कि आप मुझे 5 मिनट का वक्त देंगे क्या, मुझे एक लेटर लिखवाना है। अपने सेक्रेटरी को बुलाया तो कहा कि आजमगढ़ के एसपी के नाम पे एक लेटर लिखो कि फलाना फलाना दयानंद शुक्ला इंस्पेक्टरी के पद के लिए अप्लाई किया है, कृपया ये पद अगर आपके लिए संभव है तो उसे दें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस आदमी के साथ काम बन गया ना, तो ये सिफारिश भी अपन इससे करवा सकते हैं। मिडिल क्लास की यही इच्छा होती है, कहीं भी अवसर ढूंढता रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसकी सिफारिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूँ, ये आजमगढ़ को बहुत प्यार करता है। ऐसे लोग अगर पुलिस सेवा में आए जो अपने शहर को प्यार करते हो तो शहर का बहुत भला करेंगे। और आपका कैफी देखिए कितना अच्छा पत्र है ये, क्या बात है यार। फिर उन्होंने पूरा सुना आगे, और उसके बाद मैं रिएक्शन देखने लगा कि क्या बोलते हैं वे, कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा सर आपका क्या रिएक्शन है? उन्होंने कहा ऐसा है मिश्र जी कि मैं तुरंत किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करता, मुझे जरा इस पर विचार करने दीजिए, मुझे डाइजेस्ट करने दीजिए इसको। और मैं समझ गया कि उनको पसंद नहीं है, कभी ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो किसी को पसंद आता तो कौन बोलता है ना वाह बढ़िया। तो मैं निराश से चला आया। सही ने पूछा क्या हुआ, मुझे ऐसा ऐसा उसने बोला है। अब मैं उसके बाद भूल गया क्या हुआ। फिर से ईद का फोन आया, अशोक कैफी साहब को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और लैंग्वेज बहुत पसंद आई है। अब वो इसमें एक्टिंग करने को तैयार है। लकवा मारे हुए में हम लोगों को लेके जाते थे, उधर जुहू बसुआ के पास शूटिंग थी, वहाँ उनको ऊपर चढ़ाया जाता था व्हील चेयर को, बिस्तर पर लिटा दिया जाता था और वो महान आदमी डायलॉग बोलता। उन्होंने मेरे लिखे हुए कहीं कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि अदना से एक्टर यार ये कब बड़ा है, इसको हम ऐसे बोल देंगे, इसको हम ऐसे बोल देंगे,
और वो महान आदमी था। कितनी दिक्कत हुई होगी उनको याद करने में, मेरे लिखे अपना बना के बोल सकते थे आराम से, पर मेहनत करना। ये सब महान लोगों के दास्तान हैं। और आदमी साहब, श्याम नरेंद्र साहब, बड़े बड़े तमाम लोग हैं, और मैं सौभाग्यशाली के साथ में रहा, इनसे मैंने सीखा, समझा, और मैंने किसी के साथ काम ही नहीं किया। श्याम नरेंद्र ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मुझे लगा बाकी लोगों के साथ मैं कभी भी काम कर लूँगा यार, कमर्शियल फिल्म तो मैं 3 घंटे में लिख लूँगा, लेकिन श्याम नरेंद्र की फिल्म लिखने में मुझे मज़ा आया। इसमें मैं 1 साल भी लगा दूँ तो चले। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है, टाइम भी काफ़ी हो रहा है ना। धन्यवाद आप लोगों सबको। मैं इनका बड़ा प्रशंसक हूँ। तो शायर कमाल के, उसके बाद इतने मेहनत से आयोजन करते हैं हर संडे, तो मुश्किल है, और ये अच्छा ग्रुप बनता जा रहा है। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, कविताएँ सुनते हैं, है ना। तो मैं उनका आभारी हूँ, मैं कामना का आभारी हूँ। उसने मेहनत किया और बिना किसी साधन के, जैसा कि आपने बोला, कोई लाइट नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं, खास नहीं, सुंदर अभिनय करके दिखाया। इनकी पहली प्रस्तुति थी, अगली बार और अच्छा होगा, और जगह करेंगे, है ना। धन्यवाद। थैंक यू अशोक सर को, और सभी चित्र नगरी के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आते हैं, और यदि यहाँ हर संडे कुछ न कुछ एक प्रोग्राम कवियों का होता है, जो मैंने एडिट किया था, देखा था, बहुत खूबसूरत होता है। आप श्याम बाबू की के ऊपर एक कविता पढ़ना चाहते हैं। सभी को फिर से सभी को धन्यवाद, एंड जो भी इसमें कमियाँ रही हो उसके लिए माफ़ी। एंड मैंने मुझे बोला था कि हमें लगा कि बघेली में होगा ये, जो हमारी प्रॉपर, जैसे मैं सतना से हूँ, तो जैसे रीवा में जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर बुंदेलखंड नागौर के बाद चेंज हो जाती है, इधर जबलपुरिया थोड़ी चेंज हो जाती है। जो हमारे सतना की प्रॉपर लैंग्वेज है वो भी बहुत हिंदी ही रहती है, पर थोड़ा उसमें थोड़ी फर्क रहता है। मतलब बघेली कहें तो थोड़ा सा मिठास और ज़्यादा रहता है, प्रॉपर बघेली जो रीवा साइड बोलते हैं, और हमारे इधर थोड़ी खड़ी बोली, ये जो भी है वो ऐसे बोलते हैं, बघेली बोलते जी। सो थैंक यू अशोक सर को। तो विश्व के अनुभव बड़े यादगार थे, और ये पत्रिका का लिखा भी मुझे संस्मरण की बातें उन्होंने बताई हम सबों को। और मैंने उनके जो सिनेमा यात्रा है उस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, श्याम युग का अवसान। श्याम युग का अवसान, एक युग का अवसान। आपका सिनेमा, आप अपनी नज़र, बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी ताम झाम के, आपकी सिनेमा की बातों का असर सदियों तक रहेगा, अपनी भाषा कहेगा। आपके पर्दे पर आपकी बात सर माथे पर बिठाते लोग, विश्वास करते लोग, इतिहास के पन्नों पर आपके युग के अवसान की बात जब जब लोग पढ़ेंगे, बाजार की परवाह किए बगैर सिनेमा की भाषा नए सिरे से पढ़ेंगे। श्याम युग का अवसान, एक युग का अवसान। धन्यवाद। 7:30 बजे लोग क्लोज करते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट है ना। तो अशोक जी ने बहुत तारीफ कर दी है कि मेरा फर्ज बनता है कि 2-4 शेर सुनाए जाए आपको। नहीं, ऐसा नहीं, लम्हे फकत गमगीन आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल 2-3 आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल 2-3 आए हैं। न जाने क्या सजा देगी ये दुनिया सच बयानी की। न जाने क्या सजा देगी
ये दुनिया सच बयानी की, मेरे सर पे कई इल्जाम भी संगीन आए हैं। न जाने क्या सजा देगी ये दुनिया सच बयानी की, मेरे सर पे कई इल्जाम भी संगीन आए हैं। चले देखें कि क्या होता है राहे मोहब्बत में, चले देखें कि क्या होता है राहे मोहब्बत में। जिन्हें है खुदकशी का शौक वो शौकीन आए हैं। चले देखें कि क्या होता है राहे मोहब्बत में, जिन्हें है खुदकशी का शौक वो शौकीन आए हैं। कभी मरना है जीते जी, आपकी इंडस्ट्री के अभिनेताओं के लिए है कमला जी। कभी मरना है जीते जी, कभी मर मर के जीना है। कभी मरना है जीते जी, कभी मर मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। कभी मरना है जीते जी, कभी मर मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। सुधा जी, जो आपका बिल्डिंग वॉचमैन है, कभी कभी गांव में आपके कई बीघे खेत होते हैं, है ना? तो आपके बिल्डिंग के वॉचमैन के लिए ये है शेर कि बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, तो गुरु जी से बात कर रहे थे, बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, कमाने शहर में उस दिन से माता दिन आए हैं। बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, कमाने शहर में उस दिन से माता दिन आए हैं। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश, मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आई हैं। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आए हैं। और मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा कि सुने एकाध मिसरा और पूरी दात जो दे दे, सुने एकाध मिसरा और पूरी दात जो दे दे, मुझे लगता है वो करने मेरी तौहीन आई है। शुक्रिया। और ये आखिरी शेर है, लाइफ ऑफ फिलॉसफी देखिए कि भले हो जाम एक जैसे, जुदा है सबकी तकदीरें। भले हो जाम एक जैसे, जुदा है सबकी तकदीरें। कहीं काजू, कहीं पिस्ता, कहीं नमकीन आए हैं। भले हो जाम एक जैसे, जुदा है सबकी तकदीरें। कहीं काजू, कहीं पिस्ता, कहीं नमकीन आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं लम्हे फकत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के विपल दो भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी कल गीत संग्रह का विमोचन हुआ रोशनी किरण जी के। रोशनी जी, आइए एक गीत या गजल जो भी आपका मन हो थोड़ा सा। एक गीत इसी किताब में से पढ़ती हूँ, वियोग सिंगार है। इसे पीर साऊं मैं प्रियतम, इतना तो बतलाओ। दवाई चल रही है, क्या कल भी वहाँ गाएं। ऐसे पीर साऊं मैं प्रियतम, इतना तो बतलाओ। मेरा व्यथा में तन मन भूली, आओ अब तो आओ।
सुमित्रा केशवा जी जरा सा आगे किया, आपने नाम कमाया और एक दिन सुमित्रा जी ने तय किया कि मंच पर हास्य की कवियत्री नहीं है, वो भी जिम्मेदारी उठाई और पूरे देश में एक हास्य कवियत्री के रूप में भी काम कमाया। तो अच्छा, अगला संडे हम लोग भाषण नहीं रखेंगे, कोई चर्चा मतलब, और अगला स्नेह मिलन रहेगा होली का, जो लोग हास्य व्यंग परफॉर्म कर सके या होली के जो रंग होते हैं छंद में, लोक गीतों में, अगली बार हम लोग आपको सुनेंगे। तो उस तरह की चीज़ें जो सुना सकते हैं वो खबर कीजिएगा। तो आपको बैठ कर सुनाएंगे कि स्टैंड चाहिए? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति हुई, लेखक और कलाकार को बहुत बधाई देती हूँ और देवी पांडे जी को विशेष रूप से बधाई दी। इन्होंने कई मतलब आप कितने सारे ऐसे हर संडे मतलब प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल होता है, अपने लोगों को बुलाते हैं, लोग खुद इनसे जुड़ते हैं। आज मुझे भी मौका मिला तो मैं आ ही गई, मैंने कहा चलो आया जाए। अगले संडे भी आ जाएगी। बिल्कुल अगले संडे देखो, अगले संडे शायद प्रोग्राम है मेरा, होली के प्रोग्राम है। तो अभी सबसे पहले क्योंकि अभी होली का वक्त चल रहा है और एक छंद के साथ की बात शुरू करती हूँ।
पांडे जी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी बहुत लोग पढ़ने वाले हैं। अगले संडे को अगर समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सुनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया, मैं जिसका था उसी से मुझे दूर कर दिया, दुनिया ने बेवफाई पर मजबूर कर दिया। गम दे के मुझे आपने शायर बना दिया, मेरी गजल ने आपको मशहूर कर दिया। डॉक्टर दमयंती शर्मा से निवेदन है कि आप पधारे। सभी को नमस्कार और पुनः देवगढ़ पांडे जी को आपको बधाई देती हूँ उत्कृष्ट आयोजन के लिए, और पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय आपको इतने अच्छे नाटक के लिए और उनके आपको बहुत अच्छे अभिनय के लिए। आजकल के माहौल पर एक उदासी का किला सा गढ़ लिया है, एक उदासी का किला सा गढ़ लिया है, दोष सारा अपने ही सर मढ़ लिया है, दोष सारा अपने ही सर मढ़ लिया है। यूं ही सुबह से नहीं बेचैन ये दिल, यूं ही सुबह से नहीं बेचैन ये दिल, आज फिर अखबार पूरा पढ़ लिया, आज फिर अखबार पूरा पढ़ लिया है। वैसे छोटी सी 5 शेर उसका धड़कने सुख पुकारे रही रात भर, धड़कने सुख पुकारे रही रात भर, ख्वाब को मैं सुलाती रही रात भर, ख्वाब को मैं सुलाती रही रात भर। मन के घर में कोई घर कर गई, मन के घर में कोई घर कर गई, मन के घर में कोई घर कर गई, वही मुझको रुलाती रही रात भर, वही मुझको रुलाती रही रात भर। दिल के दरवाजे पर उनकी यादें खड़ी, दिल के दरवाजे पर उनकी यादें खड़ी, दिल के दरवाजे पर उनकी यादें खड़ी, भूले किस्से सुनाती रही रात भर, भूले किस्से सुनाती रही रात भर। और आस बनकर निराशा पली गोद में, आस बनकर निराशा पली गोद में, और मैं थपथपाती रही रात भर, और मैं थपथपाती रही रात भर। और अगला शेर है कि बन के मुजरिम हृदय दी जलता रहा, बन के मुजरिम हृदय दी जलता रहा, प्रेम लो कपकपाती रही रात भर। और भक्ति का शेर सुनिए कि उनकी रातें हो रोशन इसी जिद में ही, उनकी रातें हो रोशन इसी जिद में ही, उनकी रातें हो रोशन इसी जिद में ही।
दीपा जलाती रही रात भर, खुद को दीपा जलाती रही रात भर, धड़कने सुगबुगाती रही रात भर, ख्वाब को मैं सुलाती रही रात भर। धन्यवाद। कवि राजीव रोहित ने श्याम बेनीवाल के व्यक्तित्व पर एक बढ़िया कविता सुनाई। कविता पाठ के सत्र में रोशनी किरण, सुमिता केशवाई और दमयंती शर्मा ने सुमधुर गीत सुनाकर माहौल को सरस बना दिया। इस अवसर पर शोभा स्वप्निल, मधुबाला शुक्ल, क्रांति सिंह, प्रज्ञा मिश्र, सविता दत्त, पीयूष पराग, शायर कमर हाजीपुरी और पत्रकार शामी एम इरफान मौजूद थे। संचालन देवमणि पांडेय ने किया। चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से पत्रकार शामी एम इरफान की रिपोर्ट।